प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल मेथड पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2024 में आया हुआ सेट 4 देखेंगे, जिसका कोड 324 FA है ना। इससे पहले भी हम काफ़ी कोड कर चुके हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ से जाकर के उनको कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किए होंगे, ठीक है ना। अगर कर लिए होंगे तो आइए FA को देखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है कि अशून्य परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू स्टार, ये जो क्यू स्टार है ये अशून्य परिमेय संख्याओं का समुच्चय है ना। अशून्य है और परिमेय संख्या है। अब अशून्य मतलब उसमें शून्य नहीं है, बाकी परिमेय संख्याएं हैं सारी, पर एक संबंध आर है और वो निम्न प्रकार से परिभाषित है। वो कैसे परिभाषित है, वो ये कह रहा है कि ए आर बी पर ये फंक्शन इस तरीके से है सच दैट कि ए बराबर 1/b है, ठीक है ना, इस तरीके से है। और ये जो रिलेशन है वो मैं आपको बता दूं, क्यू स्टार पे डिफाइन है, बस आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हमें ये दिखाना है कि ये इसमें समतुल्य समित और संक्रमक चेक करना है, ठीक है ना। अब हम समतुल्य के लिए चलते हैं। समतुल्य के लिए, समतुल्य में क्या चेक करना होता है, हमें हमें समतुल्य में ये चेक करना होता है कि क्या ए और ए यानी कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखूं कि पहला एलिमेंट दूसरे के रेसिप्रोकल के इक्वल है, दूसरे के व्युत्क्रम के इक्वल है, तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर मैं इसमें ये रिलेशन लगाता हूँ तो क्या ये सही बात है कि ए 1/a के इक्वल कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब a तो 1/a के इक्वल नहीं होगा। अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं, मैं a को 1/2 ले लेता हूं, ठीक है ना। तो 1/a क्या आ जाएगा, 1/a आ जाएगा 1/1/2 यानी 2 आ जाएगा। तो देखिए a तो है 1/2 और 1/a है 2, तो 1/2 और 2 तो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब 1/2 नॉट इक्वल्स टू 2। एग्जाम्पल हम ये भी दे सकते हैं, लेकिन ये तो बहुविकल्प है, आपको सिर्फ चेक करना है। तो इसका मतलब ये समतुल्य तो है नहीं, ठीक है ना। अब सममित के लिए चेक करते हैं। देखिए सममित में हमें क्या चेक करना होता है कि ए अगर बी से रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब बी भी ए से रिलेट करना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये होगा कि ए बराबर 1/b हो जाएगा। अब इसी से मुझे ये बनाना है, तो बना सकता हूं मैं, बी को इधर भेज दूं और ए को इधर ले आऊं, तो यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा, b इक्वल्स टू 1/a। तो बिल्कुल बन गया, ठीक है ना। तो अगर ए बी को रिलेट कर रहा है तो बी भी ए को रिलेट कर रहा है, बी ए भी रिलेट कर रहे हैं आपस में, तो इसका मतलब ये सम्मित हो जाएगा। अब अगर मैं संक्रमक की बात चेक करता हूं, संक्रमक में मुझे क्या देखना है कि अगर ए, तीन एलिमेंट मुझे लेकर के चलने हैं ए बी सी, और ए बी रिलेट करने चाहिए और बी सी भी रिलेट करने चाहिए, बी सी भी रिलेट करने चाहिए। अगर ए बी रिलेट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ए इक्वल्स टू 1/b होगा, और अगर बी सी रिलेट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि बी इक्वल्स टू 1/c होगा, ठीक है ना। अब मुझे इन दोनों समीकरणों से मुझे बनाना है कि ए और सी रिलेट करें। ए और सी रिलेट करने का मतलब ये है कि ए इक्वल्स टू 1/c आना चाहिए। अगर ये आ गया तो इसका मतलब ये संक्रमक हो जाएगा। तो हम देखते हैं ये आएगा या नहीं आएगा। हम b की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देते हैं ना, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। अब हमें क्या करता हूँ, ये b की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 1/c। c घूम करके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बराबर c आ गया है। तो ये तो ऐसा कोई रिलेशन डिफाइन ही नहीं कर रहा, जिस तरीके से a इक्वल्स टू 1/b होना था। तो ये a इक्वल्स टू 1/c होता तब तो मैं कहता इसको कि ये संक्रमक है, तब तो ये ए और सी रिलेट कर जाते, लेकिन फिलहाल ये रिलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये संक्रमक नहीं है। तो सिर्फ ये आपका समतुल्य भी नहीं है, सम्मित है सिर्फ, ठीक है ना, और संक्रमक भी नहीं है। तो सम्मित है किंतु समतुल्य संक्रमक नहीं है, तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ख क्वेश्चन पर। ख क्वेश्चन कह रहा है कि ए आपके पास ये है, बी ये है, और कोई फंक्शन ये है। देखिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ, अगर ये ए है और ये बी है, इसमें दे रखे हैं इसने 1 2 3, और इसमें कितने हैं 4 5 6 7। एक की मैपिंग 4 पे है, ये रहा देखो, एक 4 से रिलेट है, 2 5 से रिलेट कर रहा है, और 3 जो है वो 6 से रिलेट कर रहा है। 3 किससे रिलेट कर रहा है, 6 से। तो यहाँ पे एक एक ही तो है ये, है ना, क्योंकि एक एलिमेंट एक से जाकर के जुड़ रहा है। लेकिन ये आच्छादक नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट बाकी रह गया है, एक छूट गया है एलिमेंट, सह प्रांत में एक एलिमेंट छूट गया, तो इसका मतलब ये एक एक ही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैप। ये गया क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि अगर आपके पास ए का परिमाण √3 है, बी का परिमाण 2 है, तो ए डॉट बी ये है, तो ए और बी के बीच का कोण बताओ। देखिए ए और बी के बीच का कोण क्या होता है, हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर होता है ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण, और इंटू में आ जाता है हमारा कोस थीटा। हमें यहाँ से थीटा निकालना है। तो देखिए ए डॉट बी इसने दे रखा है √6, वो यहाँ रख दिया मैंने, और इक्वल्स टू इसकी वैल्यू इसने दे रखी है √3, और इसकी वैल्यू इसने दे रखी है 2, और इंटू में है कोस थीटा। तो अगर मैं यहाँ से कोस थीटा निकालता हूँ, कोस थीटा इक्वल्स टू ये दोनों चीज़ इसके अपॉन में चली जाएगी, √6 अपॉन √3 इंटू 2, ठीक है ना।
अब √3 और √6 दोनों रूट में है, तो यहाँ से कट जाएगा, 3 दूनी 6 यानी √2 आ जाएगा। तो √2/2 आ गया और √2 से ये कट के √2 आ जाएगा, तो नीचे कितना आएगा 1/√2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ये होती है 45 में यानी π/4 में, तो यानी आपका थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4 आ जाएगी। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन है π/4, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यह क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका sin² x का समाकलन करने के लिए कह रहा है। तो बच्चों जब भी आपको sin² x या cos² x का समाकलन करना हो तो आप cos2x के फॉर्मूले यूज कीजिए। ठीक है ना, cos2x का फॉर्मूला क्या कहता है कि 1 - 2 sin² x होता है ना। यहाँ से अगर मैं sin² x की वैल्यू फाइंड करूँ तो वो क्या आएगी, वो आएगी 1 - cos2x/2। बस ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, 1 - cos2x/2 आ जाएगा और dx आ जाएगा। अब बारी बारी दोनों का अलग अलग कर देंगे। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1/2 अलग और इसका इंटीग्रेशन 1 dx 1 का करेंगे, और यहाँ पे cos 2x और इसका 1/2 अलग dx। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x/2 माइनस और cos 2x का हो जाएगा sin 2x, है ना, पॉजिटिव में ही, और x के मल्टीप्लाई में जो है वो 1/2 में आएगा और 1/2 पहले से है तो ये 4 हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा c। तो देखिए x/2 माइनस sin 2x/4 कौन सा ऑप्शन है आपका, पहला ही ऑप्शन सही है मेरे ख्याल से, x/2 माइनस sin 2x/4 जी, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अवकल समीकरण इतने की कोटि क्या है। तो इस अवकल समीकरण की कोटि क्या है, तो देखिए ये अवकल समीकरण की कोटि हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आपके पास कोई लॉग फंक्शन, साइन फंक्शन, उनके अंदर कोई डेरिवेटिव रखा हो, dy/dx रखा हो, d2y/dx² रखा हो, तो उनकी कोटि हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन इसकी तो हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सबसे ज्यादा बार जो अवकलन किया हुआ होगा इसका, तो वही इसकी अवकलन की कोटि कहलाएगा। तो एक बार ये अवकलन किया हुआ है और ये तीसरी बार किया हुआ है ना, थर्ड अवकलज है ये आपका, थर्ड डेरिवेटिव, तो ये इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसकी कोटि 3 है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा, कोटि इसकी 3 हो जाएगी। और अगर ये घात पूछता तो सबसे ज्यादा कोटि जो होगी, कोटि की पावर जो होगी ऊपर, वो घात होगी, तो इस अवकल समीकरण की घात ये हो जाती है 2 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का क्या पार्ट, ये कह रहा है आपको कि कोट इनवर्स -1/√3 इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो कोट इनवर्स, देखो आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि कोट इनवर्स के अंदर, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, कोट इनवर्स, और कोट में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, कोट में 1/√3 जो होती है वो होती है आपकी 60 की वैल्यू, है ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं कोट π/3, कोट π/3। अब अगर कोट के अंदर माइनस आ जाए यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस और ये आ जाएगा कोट इनवर्स कोट π/3, इसको जू का तू लिख देंगे। ठीक है ना, पाई माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, कोट से कोट हट जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस π/3, 3 पाई माइनस पाई 2 π/3 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे कक्षा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है अभी हम लास्ट पेपर में करके आए हैं, है ना, ये क्वेश्चन आपका 324 ईजेड कोड में, 324 ईजेड कोड में ये आपका 9 का ख पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है वहां पर ये। ठीक है, वहां पे हमने अच्छे से करा रखा है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर कर लीजिएगा, ये कोड 2024 में आया हुआ है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गया क्वेश्चन ये कह रहा है कि हल कीजिए dy/dx = 1 + y² अपॉन 1 + x²। यह अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल आराम से हो जाएगा इजीली, तो y वाले y की साइड भेज दो, x वाले एक तरफ कर लो, तो ये y वाला इधर आ गया, तो ये हो गया 1 + y² dy, और ये हो गया 1/1 + x² dx। ठीक है, दोनों ओर का समाकलन कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 1/1 + y² हो जाएगा tan 1y, 1/1 + x² हो जाएगा tan 1x, और प्लस में आ जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो कांस्टेंट भी tan 1 में ले सकते हैं, tan 1 c, अदरवाइज आप c ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर, ये आपका ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गया क्वेश्चन कह रहा है x के सापेक्ष इसका समाकलन कीजिए, यानी आपको ये समाकलन करना है sin tan 1x अपॉन 1 + x²। अगर आपको सबसे पहले समाकलन जो देखना है, आप अगर डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट कर दीजिए, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आपको अप्रोचेज जैसे कि मेथड होते हैं ना अलग अलग लगाने के, इंटीग्रेशन किस मेथड से करें, तो आपको पहले देखना है, सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूट ही करके देखना है कि इसमें कोई ऐसा फंक्शन रखा है क्या कि जिसका मैं डिफरेंशिएशन कर दूं और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो फंक्शन आएगा वो भी इसी में रखा हो। अब जैसे मैं tan 1x है यहाँ पर, अगर मैं इसको t मान लेता हूँ, तो जब मैं उस t का डिफरेंशिएशन करूंगा तो tan 1x का क्या आ जाएगा 1/1 + x², तो ये 1/1 + x² भी यहाँ पे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें पुट कर लेता हूँ, पुट tan 1x को t मान लेते हैं,
tan इनवर्स x को t मान लिया हमने। तो यहाँ से जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा dwr2x, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt/dx। तो वो dx में इधर भेज दूंगा डायरेक्ट, ठीक है ना, नीचे वाला dx इधर भेज दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखिए tan इनवर्स x की जगह तो मैंने यहाँ पे रख दिया t, तो ये हो गया sin t, और जो नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और उसके साथ dx है, नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसके साथ dx, उसकी जगह में लिख दूंगा dt, ठीक है, और ये हो जाएगा समाकलन। अब sin t का क्या होता है माइनस के cos t प्लस c, और यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए t की, तो आ जाएगा tan इनवर्स x और प्लस में आ जाएगा c। ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है कि पी ऑफ ए आपके पास ये है, पी ऑफ बी ये है, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये है। आपको निकालना है पी ए नहीं और बी नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि पी ए नहीं का मतलब ए डैश, और का मतलब इंटरसेक्शन, और बी नहीं का मतलब बी डैश, या आप वो बार भी लगा सकते हैं, है ना, बार भी लगा सकते हैं। और आप ये जानते होंगे कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए यूनियन बी का होल डैश, है ना। आपने ये पढ़ा होगा सेट वाले पहले चैप्टर में, 11वीं क्लास में पहले चैप्टर में, सेट समुच्चय वाले चैप्टर में, है ना। वहां पे क्या था, ये एक रूल था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम लिख सकते थे ए यूनियन बी डैश, और अगर ए डैश यूनियन बी डैश होता तो उसको लिख देते ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ठीक है। अब देखिए ये किसी चीज के ना होने की प्रायिकता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 माइनस होने की प्रायिकता, क्योंकि किसी चीज के होने की प्रायिकता प्लस उस चीज के ना होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। तो हमने ना होने की प्रायिकता को लिख दिया 1 माइनस होने की प्रायिकता, ठीक है। अब 1 माइनस, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, सबको पता है, बस वो लगा दीजिए। अब यहाँ पर सारी वैल्यू रख दीजिए। पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4, पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/8। तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/8, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 5, ये आ जाएगा आपका 3/8, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है, इजीली हो रहे हैं, ठीक है ना। एक नंबर के क्वेश्चन है, जल्दी कीजिएगा और आगे बढ़िएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि आपके पास ये है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देता हूँ ये, तो ये आ जाएगा 2 प्लस वाई। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 2 की, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलो मैं लिख देता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 0 हो गया, 2x हो गया। अब इसको मुझे इसके अंदर जोड़ना है, y 0 1 2, और फिर बराबर रख देना है 5 6 1 8 इस अवयव के, ठीक है। तो कैसे जोड़ूंगा, पहला एलिमेंट पहले में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई, दूसरा दूसरे में जुड़ेगा 6 प्लस 0, तीसरा तीसरे में जुड़ेगा 0 प्लस 1, चौथा चौथे में 2x प्लस 2, ठीक है। ये आपका एक अवयव बन जाएगा, और इधर है आपका 5 6 1 8, ठीक है। अब देखिए पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, क्योंकि दो अवयव तभी बराबर होंगी जब उनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि तुलना करने पर, तो 2 प्लस वाई बराबर 5 है, और लास्ट वाला देखो एक ये 2x प्लस 2 बराबर 8 है। अब आप कहोगे कि हमने ये बराबर क्यों नहीं रखे, इन्हें रखने से कुछ फायदा नहीं है, हमें x और y के मान निकालने हैं। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमने कंपेयर की, ठीक है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 कॉमन लेकर के यहाँ से काट दो 4 हो जाएगा, और फिर 1 माइनस कर दो तो ये भी 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू भी आपकी 3 आ गई, ठीक है ना, x और y दोनों वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि x बराबर आपके पास है a इंटू थीटा माइनस के साइन थीटा, ठीक है, और एक है आपके पास y इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा। आसान है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है कि मुझे, देखिए ये पैरामीट्रिक फॉर्म है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म है, इसको हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इस तरीके से करना पड़ेगा। इसका भी थीटा के रिस्पेक्ट में और इसका भी थीटा के रिस्पेक्ट में समाकलन अवकलन कर दीजिए, डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू थीटा का हो जाएगा 1 और साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। ऐसे ही इसका भी आप थीटा के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू ए इंटू 1 का 0 हो जाएगा और कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी हो जाएगी समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। आपको चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसके अपॉन में ये रख दो, है ना, समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर दो। तो ये आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए इंटू माइनस के साइन थीटा, और ये हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस के कोस थीटा, ठीक है। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब माइनस के साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और नीचे वाले को 1 माइनस,
ये कोस थीटा है, इसका फॉर्मूला खोल सकता हूँ मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और वो हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि बाहर माइनस है। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, फिर ये बचा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया। कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, ये कितना हो गया, माइनस के कोट थीटा बाई 2, और यहाँ डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, तो आपका ये आ जाएगा आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के कोट थीटा बाई 2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गया क्वेश्चन क्या कहता है, गया क्वेश्चन कह रहा है कि समाकलन कीजिए ई एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, अब इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है ना, एक तो मेरे पास फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। देखिए फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई फंक्शन रखा हुआ है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, कि उसके साथ ई एक्स के इंटू में एक फंक्शन एफ एक्स हो और प्लस में उसका डेरिवेटिव रखा हो, तो इसका समाकलन आपका इजीली ई की पावर एक्स और वो फंक्शन आ जाता है। ठीक है ना, समझ रहे बात को, ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, बिल्कुल, है ना। लेकिन ये 2 नंबर में है तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा ही। आप या तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है, लेकिन ये 2 नंबर में है, मेरे ख्याल से तो आप इसको लॉन्ग वाले मेथड से कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लिखना भी है इसमें, तो एक ही लाइन में ख़त्म हो जाएगा ये। तो इस फॉर्मूले से मत कीजिएगा आप इसको, अब ऐसे कीजिएगा, हम क्या करेंगे, दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अलग अलग, ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स, और ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है ना, अब देखिए इसका समाकलन करते हैं, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन, सॉरी, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का हम करेंगे, आई एम सॉरी, ये हमने गलत ले लिया, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है ना, टेन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स ही लिख लेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड का इंटीग्रेशन यही आ जाएगा। ठीक है ना, ई की पावर एक्स ही आ जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर होल इंटीग्रेशन लगाएंगे, और फर्स्ट फंक्शन का हम करेंगे डेरिवेटिव, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसका, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, ई की पावर एक्स का आ जाएगा, ई की पावर एक्स ही और डी एक्स में आ जाएगा, और प्लस में ये आपका इंटीग्रेशन ये यहाँ पे रखा ही है, ई की पावर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और डी एक्स। हाँ बच्चों, ये सेकंड वाली टर्म हमारी प्लस में थी, है ना, इस वजह से, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या हमारे पास, ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स, और ये प्लस सी है, तो ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स और प्लस में सी, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन ये कहता है कि बिंदुओं ए बी सी डी के निर्देशांक क्रम से ये और ये दे रखे हैं इसने। ए के निर्देशांक यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर दिया है ऐसे, ए के निर्देशांक क्या दिए हैं 1 2 3, और बी के निर्देशांक दिए हैं उसने 4 5 7, और सी के निर्देशांक दिए हैं -4 3 और -6, और डी के निर्देशांक दिए हैं 2 9 2। ठीक है, अब वो कह रहा है कि तो रेखाओं ए बी और सी डी के बीच का कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत आसान है, ज्ञात कर सकते हैं हम इसको। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी और सी डी रेखा निकालनी पड़ेगी हमें, है ना। तो ए बी के लिए द्विकोणुपात चाहिए होंगे, सदिश ए बी के लिए। तो अगर मैं डायरेक्ट सदिश बनाऊं तो वेक्टर ए बी अगर मैं बनाऊं तो बी का स्थिति सदिश माइनस ये स्थिति सदिश है ना, तो बी का स्थिति सदिश माइनस ए के स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। अब मैंने स्थिति सदिश तो लिखा ही नहीं, है ना, बी का स्थिति सदिश ए का स्थिति सदिश तो मैंने बनाया ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम तो डायरेक्ट बना देते हैं। ठीक है ना, तो 4 में से 1 घटाओ, इसको ऐसे कर लो 4 - 1 आई कैप, और फिर 5 - 2 प्लस 5 - 2 जे कैप, और 7 - 3 प्लस 7 - 3 के कैप। तो ये क्या बन जाएगा, 3 आई कैप प्लस 5 में से 2 गए 3 जे कैप, और प्लस 7 में से 3 गए 4 के कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ए बी वैक्टर। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालते हैं सी डी वैक्टर। सी डी वैक्टर डी के स्थिति सदिश माइनस सी के, यानी द्विकोणुपात घटा देंगे हम, ये तो द्विकोणुपात दे रखे हैं ना, तो डी में से सी घटाना है, तो हमारा आ जाएगा 2 - -4 आई कैप प्लस 9 - 3 जे कैप, और प्लस 2 - -6 के कैप। ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6 आई कैप, 9 और 3 9 में से 3 गए 6 जे कैप, प्लस 6 और 2 8 के कैप। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 2 आई कैप, बनेगा नहीं,
और 2 j कैप और प्लस 4 k कैप, सॉरी 3 नहीं 2 कॉमन लेंगे इसमें से, यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ पे भी 3 बनेगा और ये बनेगा 2 चौका 8 k कैप। अब देखिए ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम है ना, तो मैं इसको कह दूं कि सी डी वैक्टर इक्वल्स टू 2 इंटू ए बी वैक्टर बन गया, है ना। तो यानी अगर कोई वेक्टर उसी वेक्टर के किसी नंबर से मल्टीपल में है बस और वो उसके इक्वल है, तो इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, संरेख हैं या पैरेलल हैं, ठीक है ना। संरेख हैं या पैरेलल हैं, अगर संरेख हैं यानी एक ही लाइन में है, और पैरेलल भी ऐसा ही है कुछ, है ना, कि दोनों पैरेलल हैं, तो इनके बीच में तो कौन बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये कंडीशन आपको कुछ ऐसी नहीं दिख रही जैसे वो हमने पढ़ी थी बी लैम्डा बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर, आपने ये बुक में पढ़ी होगी। इसका मतलब ये होता है कि बी और ए कोलिनियर हैं यानी संरेख हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि बी और ए समांतर हैं, बी वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर हैं। तो हम यहाँ कहेंगे इसको अगर मैं 1 बनाऊं तो मैं कहूँगा समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि सी डी वेक्टर तथा ए बी वेक्टर समांतर हैं, समांतर हैं। अतः समांतर हैं तो इनके बीच कोण भी नहीं बनेगा कुछ, अतः इनके बीच बना कोण, इनके बीच बना कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री है, ठीक है ना। आप इससे भी निकाल सकते हैं, या आप ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कोस थीटा उस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसको ए वेक्टर मान लेना, इसको बी वेक्टर मान लेना और उससे भी कर लेना, ठीक है ना। आप इससे भी कर सकते हैं, 2 नंबर का ही तो क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ का क्या क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय इतने में, यानी ये समुच्चय दे रखा है इसने 1 2 3, समुच्चय में 1 2 और 2 1 के अंतर्वृष्ट करने, अंतर्वृष्ट करने का मतलब है सम्मिलित करने, है ना। इन दोनों को अगर मैं उसमें इंक्लूड कर लूं, सम्मिलित कर लूं, करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन की जो संख्या है वो 2 है। ऐसे 2 ही रिलेशन बन सकते हैं, हमें वो दिखाना है, ऐसे 2 ही संबंध बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं आपका एक रिलेशन बनाऊं R1, तो R1 क्या होगा, देखिए मुझे समतुल्य भी बनाना है, सममित भी बनाना है और संक्रमक भी बनाना है। अब अगर इस सेट के लिए मैं समतुल्य संबंध बनाऊं तो उसमें 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए, तो ये तो अब तो समतुल्य हो गया। सममित उसने ये कहा कि उसमें ये दोनों नंबर भी होने चाहिए, दो एलिमेंट भी होने चाहिए, तो 1 2 और 2 1 मैंने डाल दिया, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये सममित भी हो गया, है ना। अब क्या ये संक्रमक है, हाँ ये संक्रमक भी है। अगर मैं इन दोनों एलिमेंट को उठाऊं और फिर तीसरा एलिमेंट 1 1 मिलेगा तो 1 1 भी इसमें है, तो सबसे छोटा रिलेशन यही है ना। तो हम कहेंगे कि R1 अवयव अवयव 1 2 तथा 2 1 को सम्मिलित करने वाला सबसे छोटा संबंध है, सबसे छोटा रिलेशन यही है, ठीक है। अब इससे बड़े भी बन सकते हैं। देखिए हमारे पास कौन कौन से नंबर रह गए जो इसमें डलने हैं, अगर हम डाल सकते हैं उसको, तो 1 के साथ 2 ले लिया, 2 के साथ 1 भी ले लिया। अब 2 के साथ 3 आ सकता है, या 3 के साथ 2 आ सकता है, और एक 1 और 3 आ सकता है, या 3 1 आ सकता है। ये 4 एलिमेंट और हैं जो इसमें हम डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं, इनमें से अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट उठाऊंगा, है ना, हम कहेंगे कि इनके ये डालने के बाद हमारे पास 4 एलिमेंट बचे, तो हम इसमें एक बात लिख देते हैं कि तब शेष अवयव, तब शेष अवयव, शेष अवयवों लिख लो, शेष अवयवों 2 3 3 2 1 3 3 1 में से, अगर इन शेष अवयवों में से आप इसमें कोई भी एक डाल देते हैं, 2 3 डाल दो या 3 2 डाल दो, मान लिया मैंने 2 3 डाल दिया, है ना, कोई ये डाल दिया 2 3, तो वो सम्मित नहीं होगा। उसको सम्मित बनाने के लिए आपको 3 2 भी डालना पड़ेगा, और जैसे ही आप 3 2 डाल दोगे तो 2 3 और 3 2, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अगर मैं ये ले लूं 1 2 और 2 3, तो फिर 1 3 भी उसमें मिलना चाहिए, तो संक्रमक भी 1 3 भी लाना पड़ेगा, है ना। तो हम कहेंगे कि तब शेष अवयव में से कोई एक कोई एक कोई एक अवयव कोई एक अवयव भी कोई एक अवयव भी डालने पर, कोई एक अवयव भी रिलेशन में डालने पर, R1 में डालने पर
मुझे दूसरा रिलेशन बनाना है ना। उस रिलेशन में अगर मैं कोई ये तो है ही उसमें, इनके अलावा इनमें से कोई एक भी अगर मैं डालता हूं तब उसको सममित तथा संक्रामक बनाने के लिए, सममित तथा संक्रामक बनाने के लिए, सममित तथा संक्रामक बनाने के लिए बाकी अवयव भी डालने पड़ेंगे, बाकी अवयव भी डालने पड़ेंगे। अतः R2 क्या हो जाएगा आपका दूसरा रिलेशन 1 1 2 2 3 3 और 1 2 2 1 1 3 3 1 और इसके अलावा 2 3 3 2। अब ये इसमें सारे एलिमेंट आ गए, इनके अलावा कोई बचा ही नहीं, तो इसके अलावा और कोई रिलेशन भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, अतः R2 सहित इसने क्या कहा था, R2 सहित 1 2 तथा 2 1 को, 1 2 तथा 2 1 को सम्मिलित करने वाले संबंधों की संख्या 2 है, संबंधों की संख्या 2 है। अब आप सोचेंगे इसमें इतनी थ्योरी क्यों लिख दी, तो बच्चों आपको इसमें थ्योरी अपने हिसाब से लिखनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका ऐसा ही है, बस इसमें आपको थ्योरी अपने हिसाब से लिखनी है, ठीक है ना। और ये थ्योरेटिकल इसी तरीके से लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मैथमेटिकल तो इसमें कुछ काम करने का है नहीं। बाकी तो 2 लाइन का है ये, एक रिलेशन आप ये बना दो, एक रिलेशन आप ये बना दो, लेकिन उसको थ्योरी में थोड़ा सा बता दो, क्योंकि 2 नंबर में आया हुआ भी है तो लिखना भी पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अपने वर्डों में आप लिख सकते हैं, इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th का ख पार्ट कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फंक्शन ये से प्रदत्त फलन f वर्धमान है और ह्रासमान है। तो आपके पास फंक्शन उसने दे रखा है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें f डैश x निकालना होता है, f डैश यानी dwr2x, तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 4, ठीक है ना। अगर मैं देखूं तो इसमें से 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 2 बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वर्धमान ह्रासमान के लिए, वर्धमान ह्रासमान के लिए हमें f डैश एक्स को 0 रखना होता है, ठीक है। तो हम f डैश एक्स को 0 रखेंगे, x के मान निकालेंगे। तो हमने क्या किया, 2 इंटू एक्स माइनस 2 0 रख दिया और x की वैल्यू निकाली, यहाँ से मिली हमें x की वैल्यू 2, ठीक है। अब हम एक नंबर लाइन खींचेंगे, ये नंबर लाइन है पूरी R है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये x बराबर 2, x बराबर 2 मान लीजिए हमारे पास यहाँ बैठा है, यहाँ ये प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ ये निगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि इन दो, क्योंकि ये 2 अंतराल में डिवाइड कर दिया इसने, पूरे आर को 2 अंतराल में डिवाइड कर दिया, एक तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक और एक माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि किसमें ये वर्धमान है और किसमें ये ह्रासमान है। अगर मैं 2 से बड़े नंबर लेता हूं, 2 से बड़े नंबर लेता हूं और f डैश x में रखता हूं, तो उसका साइन देखना पड़ेगा मुझे। तो हम क्या करेंगे, 2 से बड़ा नंबर उठा लेते हैं, कोई 3 उठा लिया, 4 उठा लिया या 5 उठा लिया, मान लिया 3 उठा लिया हमने, 3 यहाँ पे रखा, f डैश x में रखेंगे 3 रखा हमने यहाँ, तो 3 माइनस 2 1 बचा, 1 इंटू 2 2 आया, यानी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें तो आया ये पॉजिटिव, ठीक है। अब 2 से छोटे नंबर उठा करके देखो, मान लो आपने 1 उठा लिया 2 से छोटा नंबर, या 0 उठा लिया, तो अगर मैंने यहाँ 0 रखा तो ये आ जाएगा -2 की 2 में मल्टीप्लाई होगी -4, तो ये निगेटिव आ जाएगा। 1 उठाओगे तब भी निगेटिव आएगा, तो ये आ गया निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब वर्धमान है और निगेटिव का मतलब ह्रासमान है। तो इस अंतराल से आपको पता चला कि इस अंतराल में तो वर्धमान है और इस अंतराल में ह्रासमान है। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम ये लिखेंगे, यहाँ पे तो हम लिखेंगे अंतराल, ठीक है, अंतराल लिखेंगे, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे f डैश x का चिन्ह कि कहाँ वो पॉजिटिव है या निगेटिव है उस अंतराल में, और यहाँ पे हम लिखेंगे fx की प्रकृति कि वर्धमान है या ह्रासमान है, ठीक है ना, प्रकृति। अब देखिए अंतराल हमारे पास 2 ही हैं, एक तो माइनस इन्फिनिटी से 2 और दूसरा है 2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए f डैश x का चिन्ह, f डैश x का चिन्ह इस वाले अंतराल में निगेटिव है, तो हम इसमें लिख देंगे माइनस यानी निगेटिव, और इस वाले अंतराल में क्या है पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव, या आप यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक भी लिख सकते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक, ठीक है, धनात्मक। अब fx की प्रकृति इस वाले अंतराल में क्या है, अगर निगेटिव है तो ह्रासमान होगा यानी घट रहा होगा, और अगर पॉजिटिव है धनात्मक है तो इसका मतलब बढ़ रहा होगा यानी वर्धमान, ठीक है। अब वो दोनों ही पूछ रहा था, पहले में उसने पूछा था, पहले का आंसर पूछा था उसने वर्धमान, तो वर्धमान किस अंतराल में है, अतः फलन fx
अंतराल 2 से लेकर के इन्फिनिटी में वर्धमान है, ऐसे लिख दीजिए, वर्धमान है। ठीक है, फिर इसके सेकंड पार्ट उठाओ, उसमें लिखो एफ ऑफ एक्स अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 2 में क्या है, ह्रासमान है। ठीक है ना, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, गया क्वेश्चन कह रहा है कि अवकल समीकरण हमारे पास है एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू है एक्स प्लस 2y। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारी x की घात ऊपर भी एक, मतलब जो वेरिएबल्स हैं उनकी घात एक है, हाईएस्ट अगर मैं देखूं, और नीचे भी एक ही है डिग्री, यानी ऊपर भी डिग्री 2 एक है और नीचे भी डिग्री एक ही है। तो इसका मतलब ये समघातीय हो गया है ना, समघातीय हो गया ना, ये दोनों की घात एक एक है, तो ये समघातीय तरीके की होगी, यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय अवकल समीकरण। उसको सोल्व करने का हमारे पास तरीका ये है कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स है तो y बराबर वी एक्स पुट करो, और अगर डी एक्स अपॉन डी वाई होता तो x बराबर वी वाई पुट करना होता। तो हम क्या करेंगे, इसका देखो इस वाली समीकरण का डी डब्ल्यू आर टू एक्स करेंगे पुट, ये पुट करेंगे इसमें, और पहले इसका हम डी डब्ल्यू आर टू एक्स करते हैं इस वाली समीकरण का। ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये दो फंक्शन है अलग अलग, वी भी एक्स का फंक्शन है और एक्स भी, वी भी वेरिएबल है और एक्स भी। तो वी का जब हम वी को एज इट इज रखेंगे, एक्स का करेंगे, एक्स का आ जाएगा 1 प्लस एक्स का करेंगे, सॉरी एक्स को एज इट इज रखेंगे, वी का करेंगे, वी का आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, तो यहां से ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, ये y बराबर वी एक्स इसमें पुट करने के बाद, y बराबर वी एक्स इसमें पुट करने के बाद, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, दोनों को इक्वल रख देंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ कहेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो मैं ये पहले लिख देता हूँ इधर वाला v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस वाई की जगह वी एक्स रख दिया अपॉन, यहाँ पे 2b है, और x माइनस वी एक्स। ठीक है ना, तो देखिए x ऊपर से भी कॉमन आएगा, ये बनेगा 1 प्लस 2v, और नीचे से भी कॉमन आएगा, ये बनेगा 1 माइनस वी, तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा, v उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस वी माइनस वी, ये वाला v उधर चला गया घूम करके, माइनस वी हो गया। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो 1 प्लस 2v माइनस वी इंटू 1 माइनस वी, इस v में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और अपॉन में आ जाएगा आपका 1 माइनस वी। ठीक है, तो ये आपका बनेगा x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 2v माइनस वी और माइनस वी स्क्वायर। देखिए 2v और माइनस वी, 2v में से v गया, कितना बचेगा, v बचेगा, और माइनस माइनस प्लस ये आएगा v स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस वी। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, मतलब चर पृथकीकरण, दोनों चर को अलग अलग कर लेते हैं, x के अलग और v के अलग। तो v वाले इधर कर लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू, और ये कर लेते हैं इधर 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेकर के इधर भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका v माइनस 1 अपॉन, इसको लिख लूंगा वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 डी वी इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन एक्स और डी एक्स, दोनों और का मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इधर का भी और इधर का भी। अब देखिए अगर मैं इसको t मानता हूँ तो ये आएगा 2v प्लस, ये आएगा 2v प्लस 1, लेकिन ऊपर है v माइनस 1, है ना। तो इसको अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट वी स्क्वायर प्लस, सॉरी एक फॉर्म हमारे पास ऐसी है कि अगर वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल तो सही है, लेकिन बस कांस्टेंट दिक्कत कर रहे हैं ना, तो उसमें हम इस तरीके से मानते हैं कि v माइनस 1 को आप ऐसे मान लो, माना v माइनस 1 बराबर a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाली टर्म वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, पढ़ी होगी आपने बुक में ना, और प्लस में आ जाएगा एक कांस्टेंट प्लस b। ठीक है, तो यहाँ से आएगा v माइनस 1 बराबर a इंटू, इसका हम अवकलन कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 2v प्लस v, और 1 का हो जाएगा 0, और प्लस में आ जाएगा b। इसको यहाँ पे कोई इक्वेशन बना लो, है ना, दो इक्वेशन हमारे पास पहले से हो ही गई, और इसको थर्ड बना लेते हैं और इसको फोर्थ बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ए और बी के मान इसी में रख के हमें यहाँ रखने हैं वो, तो यहाँ से ए और बी के मान निकालने हैं। अब आप किसी भी तरीके से ए और बी के मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये तो 2v हो जाएगा और ये v का 1 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ से ए और बी के मान निकालने हैं, किसी भी तरीके से निकालिए। ठीक है, चाहे तो आप v की वैल्यू कुछ पुट करके तब निकाल लीजिए, या फिर इस तरीके से निकाल लीजिए, v माइनस 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2av, ए की मल्टीप्लाई कर दी, प्लस ए प्लस के b आ जाएगा। ठीक है ना,
क्या हो जाएगा, a प्लस के b आ जाएगा। अब देखिए जो मैं क्या करूँगा, गुणांकों की तुलना करूँगा यहाँ पर, गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, तो इधर भी v है और इधर भी v है, तो v के गुणांक में क्या है 2a और इधर v के गुना में क्या है 1, तो 1 बराबर 2a हो जाएगा, तो a बराबर 1/2 हो जाएगा। बहुत आसान है ना। अब देखिए ये कांस्टेंट टर्म है सारी, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है मल्टीप्लाई में, और ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा -1। a की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे रख दो, प्लस b इक्वल्स टू -1, और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2, उधर भेज दिया तो ये हो गया -1 और -1/2, तो कितना हो जाएगा -3/2। ठीक है ना। तो b की वैल्यू आपकी ये आ गई -3/2। अब ये a और b की वैल्यू यहाँ रखने के बाद ये जो इक्वेशन है a और b की वैल्यू यहाँ रख दो, और फिर v-1 की जगह इस वाली इक्वेशन को यहाँ रख दो। ठीक है ना। तो अब हम कहेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से a और b के मान यहाँ पे रख दो पहले, और फिर ये मान v-1 की जगह यहाँ पे रख दो, तो ये आपका हो जाएगा पूरा। अगर मैं देखूँ a की जगह 1/2 यहाँ रखूँगा ऊपर, a की जगह 1/2, ये आ गया 1/2, इंटू में आ गया 2v+1, इंटू में आ गया क्या 2v+1, और प्लस b की वैल्यू कितनी है -3/2, तो ये -3/2 हो जाएगा, और पूरे के अपॉन में v² + 1 v² + 1 इंटू डी और इक्वल्स टू -1/x dx। ठीक है ना, यही है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका ये हो जाएगा, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, एक बार इसके अपॉन में, एक बार इसके अपॉन में, तो ये आ जाएगा, जब इसके अपॉन में करूँगा 1/2 अलग आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2v+1 अपॉन v² + v+1 इंटू डी माइनस ये 3/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/v² + v+1 डी, और ये आ जाएगा -1/x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस वाले को कुछ मानता हूँ, t मानता हूँ या u मानता हूँ, तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन पूरा पूरा रखा है। अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर पूरा पूरा डिफरेंशिएशन रखा हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये आ जाएगा लॉग और नीचे वाला फंक्शन, यानी लॉग v² + v+1। ठीक है। फिर -3/2, अब इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको मुझे फॉर्म बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर वाली फॉर्म बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए कैसे, v² + v+1 है, तो ये a² हो गया, और मुझे ज़रूरत पड़ेगी, देखिए कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, जो x वाली टर्म होती है यानी v वाली टर्म है, उसके इंटू में जो भी है 1 है यहाँ पर, उसका हाफ करो, हाफ क्या आएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर जोड़ना है, 1/2 का स्क्वायर ही घटाना है, यानी 1/4, 1/4 जोड़ना है, 1/4 ही घटाना है। तो हम क्या करेंगे, v² ये आ गया, प्लस v आ गया, प्लस 1/2 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया, और प्लस 1 ये, और जो 1/2 का स्क्वायर घटाएंगे वो हमने यहाँ घटा दिया। ठीक है, ये हो जाएगा dv, और ये हो जाएगा आपका माइनस में log x, और प्लस में आ जाएगा c। ठीक है। अब देखते हैं 1/2 c1 ले लेते हैं इसको, 1/2 log, इसको अभी एज इट इज रखते हैं, v² + v+1 -3/2, ये आपका हो जाएगा 1/a² + b² + 2ab की टर्म हो गई है, तो ये बन जाएगा v + ½ का होल स्क्वायर, माइनस 4 में से एक गया 3, यानी 3/4, 3/4 को मैं लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, dv ये अलग हो गया, और माइनस के log x ये हो गया, और प्लस में c1 ये हो गया। ठीक है। अब 1/x² + a² वाला फॉर्मूला बनेगा, यहाँ 1/4 में से गया 3, ये प्लस में आएगा, ये बन जाएगा 1/2 log v² + v+1 -3/2। देखिए 1/x² + a² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, x आपका ये है और a आपका ये है, x/a इक्वल्स टू -log x + c1। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये 2 घूम करके ऊपर चले जाएगा, या यहीं से इसको काट दो, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, एक √3 बच जाएगा, और v की जगह y/x रख देंगे, क्योंकि देखिए हमने क्या माना था, हमने माना था y बराबर vx माना था, तो v की वैल्यू क्या होगी, y/x हो जाएगी। ठीक है, तो बस वो वापस पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें x और y में ही आंसर देना है। तो ये आ जाएगा log, जब y/x रखूंगा तो y² आएगा, जब इसकी जगह रखूंगा तो ये y/x आएगा, और +1 आएगा, माइनस ये √3 हो जाएगा, √3 tan इनवर्स y/x यहाँ पे भी रखूंगा, y/x प्लस, अब देखिए ये जो 2 है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ यहाँ पे, तो ये 2 तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा 1, और पूरे के अपॉन में आएगा 2, तो उस 2 से ये 2 कट जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा √3। ठीक है ना, इतनी कैलकुलेशन तो आप समझ रहे होंगे।
उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, 12th में आ गए हैं अब तो, है ना। अब देखिए 1/2 इस वाली टर्म को अगर मैं इधर ले आता हूँ तो ये क्या बनेगी, इसके साथ 1/2 log y² अपॉन x² प्लस y अपॉन x और प्लस 1, और प्लस में ये वाली टर्म में इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगी log x, ये वाली टर्म उधर ले जाता हूँ, ये हो जाएगी √3 tan इनवर्स, ये हो गया आपका 2y प्लस x मल्टीप्लाई और अपॉन में x की मल्टीप्लाई नीचे, ये हो जाएगा √3x और प्लस में आ जाएगा c1। तो देखिए इसको इसके साथ जॉइंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 2 से गुना भाग कर देता हूँ। तो 2 से गुना भाग जो मैंने करी, भाग वाला तो ये रहा, और जो वो गुना वाला था वो m log n, तो m चला जाता है n की पावर में, है ना, वो मैंने यहाँ भेज दिया। समझ रहे ना आप बात, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में रखा था वो n, वो m की पावर में चला गया। ये फॉर्मूला होता है ना आपका log m की पावर n, ये n आगे घूम के चला जाता है, तो ये यहाँ से यहाँ भेज दिया मैंने, ठीक है। तो ये 1/2 ये हो गया। अब 1/2 दोनों में आ गया, तो 1/2 मैंने ले लिया कॉमन, तो ये बन जाएगा log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा log m इंटू n, y² x² प्लस y अपॉन x और प्लस 1 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा x² और बराबर ये पूरी टर्म एज इट इज है, यहाँ पर ये वाली पूरी टर्म एज इट इज है, ठीक है। आगे चलते हैं, 1/2 इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपके पास log, अब इस x² की मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, x² की यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा इस वाली टर्म में, तो x² से x² कट के पूरा y² बनेगा। इसमें मल्टीप्लाई करूंगा एक x कट जाएगा, ये बनेगा xy, और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा x², ये तो हो गया ये, ठीक है। और इस 2 की मल्टीप्लाई मैं इधर ही कर देता हूँ बल्कि, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2√3 और tan इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x और प्लस में 2c1, इसको आप नया कांस्टेंट नाम दे दीजिएगा अगली टर्म में c, ठीक है ना। बस ये आंसर आपका हो जाएगा, ये इसकी जगह लिखा हूं मैं, ठीक है ना, पूरी टर्म लिखनी है जू की तो, और फिर इसकी जगह c लिख देना बस, ठीक है। नया कांस्टेंट है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये 2 नंबर में दे रखा है, बस इस बात का दुख है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन था काफ़ी, कम से कम 5 नंबर का तो ये होना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, घ क्वेश्चन पर। देखिए घ क्वेश्चन क्या कहता है हमें, घ क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को 2 बार उछाला गया, मान लें एक घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना है और दूसरी घटना b द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना है, दर्शाते हैं। तो घटनाओं a और b के स्वतंत्रता का परीक्षण कीजिए, यानी जो 2 घटनाएं हैं a और b, ये स्वतंत्र है या नहीं है, इनकी हमें परीक्षण करना है, ठीक है। तो हम a के अंदर देख लेते हैं हमारे कितने एलिमेंट आएंगे। पहली उछाल पर पहली बात तो ये, इसका आपको सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस का मतलब है आप अगर 2 पासे उछाल रहे हैं, पासे मतलब डाइस, तो एक पासे पे 6 नंबर होते हैं, दूसरे पासे पे भी 6 नंबर हैं, तो एक के साथ 6 के 6 आ सकते हैं, फिर दूसरे के साथ 6 के 6 आ सकते हैं, फिर तीसरे नंबर के साथ 6 के 6 आ सकते हैं। तो आपके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट बनेंगे, 6 गुना 6 यानी 36 एलिमेंट आपके बनेंगे। ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं, पहली उछाल पर विषम संख्या आनी चाहिए, तो पहली उछाल पर अगर विषम संख्या आएगी तो 1 आ सकती है, 1 के साथ इसके सारे आ सकते हैं 6 तक, तो 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, 1 के साथ 6 भी आ सकता है। मैं सारे लिख रहा हूं ताकि हमें इंटरसेक्शन में आसानी हो लेने में। अब पहली उछाल पर विषम में 3 भी आ सकता है और पहली उछाल में विषम पे 5 भी आ सकता है, तो हमें 3 के साथ भी ये सारे लिखने पड़ेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 5 और 3 6, और ये 5 6, ठीक है। ये आपका बन गया ए सेट। इसी तरीके से हमें बी सेट बनाना है, और बी सेट में वो ये कह रहा है कि द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना। द्वितीय उछाल पर मतलब दूसरी उछाल पे विषम मिलने चाहिए, बाकी पहली उछाल पे कुछ भी हो सकता है। तो द्वितीय उछाल पे विषम में क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब 1 के साथ 1 आ जाएगा, 2 के साथ भी 1 आ जाएगा, 3 के साथ भी 1 आ जाएगा, 4 के साथ भी 1 आ जाएगा, 5 के साथ भी 1 आ जाएगा और 6 के साथ भी 1 आ जाएगा, ठीक है। हमने दूसरी उछाल पर 1 ही रखा विषम संख्या, पहली उछाल पर कुछ भी आ सकता है। अब हमने दूसरी उछाल पर दूसरा नंबर 3 भी आ सकता है ना विषम संख्या में, तो इसके साथ 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 2 के साथ 3 आ सकता है, और 3 के साथ 3 आ सकता है, और 4 के साथ 3 आ सकता है, और 5 के साथ 3 आ सकता है, और 6 के साथ 3 आ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से 1 के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है, और 3 के साथ 5 आ सकता है, और 4 5 5 5 और 6 5 ये हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी 6 3 18 और 6 3 18, इसके अंदर भी 18 एलिमेंट। तो अगर देखा जाए
ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या एलिमेंट होंगे, बस वो हमें देखना है, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी में, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से, एक तो 1 1 मिल गया, एक ये मिल गया, दूसरा 1 2 इसमें तो है नहीं, 1 3 और 3 1, 2 3, देखो 1 1 मिल गया, 1 3 मिल गया, 3 1 भी मिल गया, और एक 5 1 मिलेगा, एक 1 5 मिलेगा, ठीक है ना। 5 1 और 1 5, 5 1 और 1 5। इसके अलावा हमें एक मिलेगा 3 3 मिल जाएगा, है ना, 3 3 मिल जाएगा, 5 5 भी मिल जाएगा, और इसके अलावा 3 5 और 5 3, और इसमें 3 5 और 5 3 भी मिल जाएगा, 3 5 और 5 3, ठीक है ना। यहाँ आपके कितने एलिमेंट हो गए, 3 और 3 6 और 3 9, बस ये इतने ही एलिमेंट इसमें मिलेंगे, इसके अलावा हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, आप चाहे देख लेना, ठीक है ना। ये हमारा बन गया ए बी और ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे लिए आसानी होगी, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसके अंदर 18 एलिमेंट हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, इसके अंदर भी 18 एलिमेंट हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर 9 एलिमेंट हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, देखिए ये हमारे पास एलिमेंट हैं, तो यहाँ से अब मुझे ये चेक करना है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, यानी टोटल एलिमेंट। तो ये कितना हो जाएगा, 9/36 हो जाएगा, और 9 चौक 36, 1/4 आ जाएगा। दूसरा मुझे चेक करना है कि पी ऑफ ए मल्टीप्लाई पी ऑफ बी, ये हमें चेक करना है। तो पी ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 18 एलिमेंट, अपॉन टोटल एलिमेंट यानी 36, इनटू बी में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यानी 18 एलिमेंट, और अपॉन में आ जाएगा टोटल एलिमेंट यानी 36। तो ये 18 दूनी 36 हो जाएगा, ये 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 1/4। तो देखिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ रहा है पी ऑफ ए मल्टीप्लाई ऑफ पी ऑफ बी। इसका मतलब ये किसकी कंडीशन है कि जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हों तब ऐसा होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः ए और बी, ए और बी, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, ठीक है ना। तो तब तक आप इसको अच्छे से कर लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना अनसोल्ड निकालते रहिए, ठीक है ना। कोई भी आपको परेशानी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना बच्चों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी के भी बटन को दबा दीजिए, ठीक है ना। शुक्रिया।